नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा भी दौर था जब गणितज्ञ ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्य सुलझा रहे थे और कारीगर ऐसा लोहा बना रहे थे जिस पर 1600 साल बाद भी जंग नहीं लगता। जी हां, इसी कमाल के दौर को भारत का स्वर्ण युग या गुप्त काल कहा जाता है। तो चलिए आज हम इसी युग में चलते हैं और जानते हैं कि इसे क्या चीज महान बनाती थी और साथ ही उनके शक्तिशाली पड़ोसी वाकाटकों की इसमें क्या भूमिका थी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम राजाओं और तारीखों की दुनिया में खो जाएं, एक पल के लिए इस सवाल पर सोचते हैं। आखिर किसी युग को स्वर्णिम या गोल्डन बनाता क्या है? क्या यह सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने से होता है या फिर कुछ और भी? इस सवाल को अपने मन में रखिए क्योंकि जवाब बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम स्वर्ण युग की एक बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, फिर गुप्त साम्राज्य की जबरदस्त उपलब्धियों में गहराई तक जाएंगे और आखिर में वाकाटकों को शामिल करके वापस पूरी तस्वीर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस स्वर्ण युग की परतें खोलते हैं। देखिए, जब इतिहासकार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ सोने के सिक्कों या खूबसूरत इमारतों की बात नहीं कर रहे होते। नहीं, मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए गोल्डन एज नहीं है। असल में ये एक ऐसे दौर का प्रतीक है जहां एक स्थिर राजनीति ने कला, साहित्य और विज्ञान में एक तरह का विस्फोट ला दिया। और इन्हीं चीजों के आधार पर हम देखेंगे कि ये दौर आखिर इतना महान क्यों था। तो सवाल ये है कि इस सांस्कृतिक विस्फोट के पीछे कौन लोग थे। चलिए बात करते हैं उन शासकों की जिन्होंने न सिर्फ इस असाधारण युग की नींव रखी बल्कि इसे बुलंदियों तक भी पहुंचाया। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक महान साम्राज्य की 3 पीढ़ियां हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने नींव रखी, उनके बेटे समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला दिया, और फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय जो इसे प्रसिद्धि के शिखर पर ले गए। और उनकी शक्ति का पैमाना सचमुच बहुत बड़ा था। ये नक्शा देखिए, गुप्त साम्राज्य ने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक झंडे के नीचे ला दिया था। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था सुरक्षित व्यापार के रास्ते, विचारों का खुला आदान प्रदान और एक साझा संस्कृति के फलने फूलने का मौका। तो इस स्थिरता का नतीजा क्या निकला? गुप्त काल ने दुनिया को क्या दिया? यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। बात सिर्फ जमीनें जीतने की नहीं थी, बात थी ज्ञान की सीमाओं को तोड़ने की। सबसे पहले तो साहित्य में एक क्रांति आ गई। हरिसेन और महाकवि कालिदास जैसे महान लेखकों ने संस्कृत को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि कला का एक जरिया बना दिया। सोचिए, उनकी लिखी बातें आज भी हमारे साहित्य का ताज हैं। ये नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? जी हां, ये पाई का मान है और इसकी लगभग सटीक गणना महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इसी युग में की थी। ये उस जमाने के हिसाब से एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय खोज थी जिसने खगोल विज्ञान से लेकर इंजीनियरिंग तक हर चीज के लिए नए दरवाजे खोल दिए। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इसी युग में शून्य यानी जीरो और दशमलव प्रणाली की खोज हुई जिसने गणित का चेहरा ही हमेशा के लिए बदल दिया। सच तो यह है कि इन 2 भारतीय खोजों के बिना आज के कंप्यूटर, स्मार्टफोन या मॉडर्न साइंस कुछ भी मुमकिन नहीं होता। और अगर कोई ठोस सबूत चाहिए तो दिल्ली के मेहरौली में खड़े इस लौह स्तंभ को देखिए। 1600 साल से भी ज्यादा समय से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। ये गुप्त काल की मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान के कमाल का जीता जागता सबूत है। और इन लोगों की नजरें सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं थी। आर्यभट्ट जैसे खगोलविदों ने सदियों पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, न कि इसका उल्टा। मतलब एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गुप्त साम्राज्य की नहीं है। जब उत्तर भारत में ये सब हो रहा था, ठीक उसी समय दक्कन में एक और बड़ी शक्ति वकाटक राजवंश अपनी अलग ही कहानी गढ़ रही थी। तो गुप्त उत्तर में शासन करते थे जबकि वकाटकों का राज दक्कन के पठार पर था। वे पड़ोसी थे, कभी कभी प्रतिद्वंदी भी, और जैसा कि हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी भी थे। और इन दोनों महान साम्राज्यों का रिश्ता सिर्फ पड़ोसियों वाला नहीं था। ये एक मजबूत गठबंधन में तब बदला जब गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजकुमार से कर दिया। इस एक रिश्ते ने, इस शादी ने आने वाले दशकों के लिए भारत की पूरी राजनीति की दिशा तय कर दी।
तो अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे शानदार हिस्से पर, वाकाटकों की वो बेमिसाल विरासत जो आज भी पत्थरों में जिंदा है। उनकी इस महानतम उपलब्धि को समझने से पहले इस शब्द को समझना जरूरी है, रॉक कट वास्तुकला। मतलब सोचिए, ईंट पत्थर से कुछ बनाना नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ही तराश कर एक शानदार इमारत में बदल देना। ये इंजीनियरिंग और कला का एक ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। और इस कला का सबसे अद्भुत, सबसे बेहतरीन उदाहरण है अजंता की गुफाएं। वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बनी ये सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, ये पत्थर में उकेरी गई एक पूरी दुनिया है। ये बौद्ध कला और वास्तुकला का एक ऐसा अनमोल खजाना है जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? जब हम इन दोनों राजवंशों को एक साथ रखकर देखते हैं तो पता चलता है कि उस दौर में महानता के कई रूप थे। जहां एक तरफ गुप्तों ने विज्ञान और साहित्य की दुनिया में क्रांति ला दी, वहीं दूसरी तरफ वाकाटकों ने कला और वास्तुकला में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी बेजोड़ है। ये वाकई एक साझा स्वर्ण युग था। तो हम इस कहानी को इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। गुप्त वाकाटक काल हमें ये दिखाता है कि जब कोई समाज स्थिरता, विज्ञान और कला को अहमियत देता है तो इंसानी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं रहती। तो सवाल यही है, उस स्वर्ण युग से हम आज क्या सीख सकते हैं? कैसे हम अपने दौर में इनोवेशन और टैलेंट को बढ़ावा दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी जरूरी था और आज भी है।